अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक करने लगे हैं पोलर फॉर्म कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 का। हम कोर्स पढ़ रहे हैं GCUF मेन कैंपस का, यानी कि GC यूनिवर्सिटी मेन कैंपस का कोर्स पढ़ रहे हैं कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 का। जिल की बुक हम यूज़ कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें GC मेन कैंपस का कोर्स, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर मस्ट कीजिए, ताकि स्टूडेंट्स को जब वो GC मेन कैंपस का कोर्स मिल सके। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो जब उनके एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो कहते हैं पेपर अनसीन आ गया है या आउटलाइन चेंज हो गई है। तो इस टाइप के जो इश्यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स के साथ, तो इसलिए जब वो हमने जब वो ये चीज़ सोची है कि हम GC मेन कैंपस का कोर्स जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करें, ताकि बच्चों के मार्क्स भी अच्छे आएँ और बच्चों की आउटलाइन भी चेंज ना हो। मतलब बच्चे जो सोचते हैं कि आउटलाइन चेंज हो गई है, तो अगर आप मेन कैंपस का कोर्स करेंगे तो आउटलाइन चेंज नहीं लगेगी, पेपर आपको सी नहीं लगेगा, अनसीन नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए हम टॉपिक की तरफ आते हैं। पोलर फॉर्म क्या होती है कम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। आपके पास क्या है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एंड देन आपको इसको ना मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन करूँगी पोलर फॉर्म को, कि पोलर फॉर्म आपके पास क्या है। अ पोलर कोऑर्डिनेट system on the complex plane with polar axis coinciding with the positive x-axis and the pole O at the origin। अब इसकी वो बात क्या कर रहा है कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि आपके पास एक कम्प्लेक्स प्लेन है, उस पर आप पोलर एक्सिस जो है वो कोइंसाइड करता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। एंड द पोल O एट ओरिजिन, मतलब इस तरह से है आपके पास XY प्लेन, यहाँ पर ओरिजिन पे पोल है और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ये जो वो पोलर एक्सिस है। इस तरह से जो है ये R बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है, इसको आप R और थीटा बोले, ठीक है। और यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है, इस चीज़ की बात कर रहे हैं। देन XY आर एंड थीटा आर रिलेटेड है। एक्स वाई आर और थीटा किस तरह से रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। दीज इक्वेशंस एनेबल अस टू एक्सप्रेस आ नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर। ये जो इक्वेशंस हैं इसमें आपके पास नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर हों, देन ही आप जो है ये इक्वेशंस इस तरह से बना सकते हैं। एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। ये इक्वेशन तभी बन सकती हैं जब आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो नॉन ज़ीरो हों। और इन कम्प्लेक्स नंबर्स को आप लिख सकते हैं, एक्स की जगह आपने क्या पुट करना है आर कॉस थीटा, और वाई की जगह आपने क्या पुट करना है आर साइन थीटा। आर आपने कॉमन निकाल लिया और जी इक्वल्स टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा आ गया। तो ये आपके पास क्या है, पोलर फॉर्म है या पोलर रिप्रेजेंटेशन है किसकी, कम्प्लेक्स नंबर की। अब हम ग्राफिकली अच्छे से इसको समझते हैं कि पोलर फॉर्म क्या है, और हम ये सारी चीज़ें ड्राइव करेंगे। ये जो आपके पास जी इसको आर कॉस थीटा प्लस योटा आर साइन थीटा, ये जो आपके पास आता है ये किस तरह से पोलर फॉर्म बनती है, ये बना के मैं आपको बताती हूँ। अब देखें आपके पास क्या है, एक्स वाई प्लेन है और z इक्वल है x प्लस अयोटा वाई के। तो आप इस एक्स वाई प्लेन पे g इसको x प्लस अयोटा वाई ड्रॉ कर लें। x एक्सिस पे मैं कहती हूँ ये पॉइंट है x, ठीक है, और y एक्सिस पे मैं कहती हूँ एक पॉइंट है दिस वन, ये y पॉइंट है। या इन पॉइंट्स को a और b कर लें, ठीक, अपनी आसानी के लिए। दिस वन a एंड दिस वन b, ठीक है, आसानी के लिए हम a और b कह रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें ये कहाँ पे जाके मीट करेंगे, इस तरह से आप इसको ज्वाइन करें यहाँ पे, तो ये यहाँ पर आके मीट करेंगे। तो यहाँ पर एक जो वो इस तरह से वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है ये किसकी पोजीशन बता रहा है, जो आपने पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं, यानी कि ए और बी, जो आपने ए और बी पॉइंट्स बनाए हैं इनकी पोजीशन बता रहे हैं कि यहाँ इस पॉइंट पे ए और बी प्लॉट हुए हैं, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर अगर आप देखें, ये अगर आप यहाँ से एक ट्राइंगल बनाएं दिस वन, यानी कि ये ट्राइंगल, सबसे पहले आप इसको देख लें। दिस वन ए एक्सिस है, यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर इसको आर का नाम दे दें, और ये जो पोजीशन वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो ये बी वाला बन गया,
तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, यहाँ पर एंगल 90 का बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब देखिए आपके पास क्या होता है, सबसे पहले आप आर को चेक कर लें। ठीक है, ये आपके पास क्या है, सबसे पहले आप आर कैलकुलेट करेंगे। आर कैलकुलेट करने के लिए आप राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम यूज़ कर लें। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस आपके पास क्या, ए का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है, बी का स्क्वायर, दिस वन बी। ठीक है, तो ये आपके पास पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आर आ गया। आप आर स्क्वायर आइए, आपने आर कैलकुलेट करना है, तो आर इक्वल किसके है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल सॉल्व किए, अगर आप कम्प्लेक्स प्लेन में देखें, कम्प्लेक्स प्लेन में अगर आप इन जी का मॉडुलस लें, जी का मॉडुलस लें तो क्या आता है, मॉड ऑफ सी इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पहले हमने राइट एंगल ट्राइंगल देखी, यानी कि पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब हमने कम्प्लेक्स प्लेन के अकॉर्डिंग देखी। आप अगर फोकस करें कि आर और मॉड ऑफ जी दोनों एक ही हैं, सेम ही हैं, तो हम कह सकते हैं आर इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी। ठीक हो क्या, हम कह सकते हैं आर इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा कैसे आता है। अब देखें, आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, साइन इक्वल होता है सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, बी। हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस क्या है आपके पास, हाइपोटेन्यूस आर। तो यहाँ से आप बी निकाल सकते हैं, तो बी किसके इक्वल आ जाएगा, आर साइन थीटा के। बी आपने किसको बोला था, वाई को बोला था, तो आप बी की जगह वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जी इक्वल टू एक्स प्लस छोटा वाई होता है ना, तो मैंने बोला था कि एक्स की जगह आप ए यूज़ कर लें और वाई की जगह आप बी यूज़ कर लें। तो वाई की जगह मैंने बी यूज़ किया था। ठीक है, तो बी की जगह आप मैंने वाई रिप्लेस कर दिया, यानी कि वाई इक्वल टू आर साइन थीटा के। ये है राइट एंगल ट्राइंगल का रूल जो हमने लगाया है, और वाई हमने निकाल दिया, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट निकाला। अब हम एक्स का निकालते हैं, एक्स का पोलर कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करने लगे हैं, कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कि कॉस थीटा इक्वल आएगा कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस आपके पास क्या है, ए, और हाइपोटेन्यूस क्या है, आर। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालें, ए इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। अब ए को मैंने बोला था ए इक्वल है किसके, एक्स के, तो ए की जगह एक्स लिख लें, एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स भी आ गया, एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, और वाई भी आपके पास आ गया, वाई इक्वल आर साइन थीटा। अब हम टेन के तरफ जाते हैं, साइन भी निकाल दिया, कॉस भी निकाल दिया, टेन नहीं निकाला, क्योंकि हम कम्प्लेक्स नंबर्स की या कम्प्लेक्स नंबर्स की हम पोलर फॉर्म पढ़ रहे हैं ना, तो पोलर फॉर्म में हमने साइन भी देख लिया, कॉस भी देख लिया, टेन क्यों नहीं देखा, टेन भी देख लेते हैं। अब देखिए टेन आपके पास क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन ओवर कॉस। साइन क्या होता है, सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस लगा देते हैं। और कॉस क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। आप देखिए दोनों के डिवीजन में क्या है, हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस को आप कैंसल आउट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा, यानी कि टेन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, बी है, और बेस आपके पास क्या है, ए है। यहाँ से आप जो वो थीटा निकाल सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ
यहाँ से एक और रिप्लेसमेंट पहले कर लेती हूँ। बी की जगह हम लिख लेते हैं, बी की जगह वाई और ए की जगह एक्स, यानी कि वाई ऑफ एक्स। तो tan थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। ये आपके पास थीटा आ गया, यानी कि ये आर्गूमेंट आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, थीटा। तो थीटा आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। एक्चुअली ये सारा काम कहाँ पर अब हमने किया है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्टडी किया है राइट एंगल ट्रायंगल के साथ, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के साथ। तो ये आपके पास इस तरह से आ गया। अब हम पुटिंग कर लेते हैं एक्स और वाई की जो वैल्यूज हमने निकाली हैं, एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल आर साइन थीटा, इनको हम पुट कर लेते हैं। तो जी हमारे पास आ जाएगा, तो जी निकाल लेते हैं। तो आप देखें आपके पास क्या है, जी इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और आपके पास एक्स किसके इक्वल आया, एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल है आपके पास, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो आप देखें जी इक्वल्स टू एक्स की जगह एक्स की वैल्यू यानी कि आर कॉस थीटा प्लस आयोटा वाई की जगह वाई की वैल्यू यानी कि आर साइन थीटा। अब अगर आप देखें तो इन दोनों टर्म में से आर कॉमन आ रहा है, तो आर कॉमन ले लें। आर कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये आपके पास जी आ गया है। तो ये आपके पास क्या है, पोलर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। इसकी मैंने पूरी डेप्थ में आपको हर चीज़ बता दी है। और यहाँ पर जो हमने थीटा कैलकुलेट किया था, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स, इसको हम आर्गूमेंट भी बोलते हैं, आर्गूमेंट ऑफ जी, ठीक है। और इस आर्गूमेंट को हम जर्नल आर्गूमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट भी पढ़ेंगे। तो ये जो आर्गूमेंट होता है स्मॉल ए वाला, दिस वन ARG स्मॉल ए वाला, ये आपके पास क्या होता है, जर्नल आर्गूमेंट होता है, ठीक है। प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं पोलर फॉर्म से रिलेटेड, कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। एक आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है -√3 माइनस आयोटा इन पोलर फॉर्म। इसकी पोलर फॉर्म क्या होगी, आपको पता है एक्स इक्वल होता है -√3 के और वाई इक्वल होता है -1 के, ठीक है, क्योंकि जी इक्वल होता है एक्स प्लस आयोटा वाई के। तो यहाँ से आप कंपेयर कर लें तो x आपके पास -√3 आ गया है और y आपके पास -1 आ गया है, ठीक है। और अब आपने क्या किया, यहाँ से आपने r या मॉड ऑफ z आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, -√3 का होल स्क्वायर आएगा और -1 का भी होल स्क्वायर आएगा। तो होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 3 + 1 4 हो जाएगा। तो √4 आप सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि इसका जो r की वैल्यू है या मॉड ऑफ जी की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई है। अब आपने थीटा कैलकुलेट करना है, तो थीटा के लिए आप क्या करेंगे, थीटा इक्वल होता है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। वाई की वैल्यू आपको आपके पास है, एक्स की भी वैल्यू है, तो वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1/√3। माइनस साइन ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, तो दोनों माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ 1/√3 कैलकुलेट करेंगे तो π/6 आएगा, π/6 आ गया, ठीक हो गया। लेकिन मसला क्या है, अगर आप इस कम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट बनाते हैं तो पॉइंट क्या आ जाता है, -√3 और -1, ये 2 पॉइंट आ जाते हैं। ये पॉइंट जो है वो कहाँ पे ड्रॉ होता है, इसको हम देख लेते हैं, यानी कि ये XY प्लेन पे कहाँ पे ड्रॉ होता है, जो कम्प्लेक्स प्लेन है वहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट को, और फिर हम एंगल देखते हैं। अब देखें यहाँ पर हमारे पास पॉइंट क्या था, -√3 और -1, ये 2 पॉइंट थे। तो -√3 यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ड्रॉ का दिस वन, और -1 जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे होगा। तो ये आपके पास
इस तरह से जो रेड कलर का आपको एरो नज़र आ रहा है, तो ये आपके पास यहाँ पर एंगल बनेगा, ठीक है। तो अब देखें आपके पास ये जो पॉइंट है, पहले हम पॉइंट की बात करते हैं ना, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट जो है पी पॉइंट जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाया कर है, थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन जो हमने थीटा कैलकुलेट किया था वो क्या आया था आपके पास, π/6। π/6 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, दिस वन यहाँ पर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल जो है हमें ये वाला चाहिए जहाँ पर ये पॉइंट आके जब वो बन रहे हैं, एक्चुअली जिस क्वाड्रेंट में बन रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बन रही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें ऐड कर दें अगर पाई, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 7π/6। 7π/6 पाई कैसे ऐड किया है, दिस वन, इतना पाई हो गया, इतना पाई हो गया, पाई में प्लस ये वाला ऐड करेंगे तो ये क्या है, इतना एंगल क्या है, π/6 है, तो ऐड करेंगे तो आपके पास थीटा क्या आ गया, 7π/6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप जी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास आर भी है, आर की वैल्यू आपके पास 2 है, थीटा की भी है, तो आपके पास, आपको पता है जी किसके इक्वल होता है। अब देखें आपके पास आर क्या है, आर इक्वल है 2k और थीटा क्या है आपके पास 7π/6 आ गया। 7π/6 कैसे आया थीटा, ये मैं आपको रीज़न बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आप देखें जी आपके पास किसके इक्वल होता है, जी इक्वल होता है आर इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा। अब आर की जगह आर की वैल्यू लिखते हैं 2, कॉस लगाएं इंटू कॉस, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू यानी कि 7π/6 प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा की जगह थीटा की वैल्यू यानी कि 7π/6। तो ये आपके पास क्या आ गया, जी आ गया। यानी कि आपने क्या किया है, जो कम्प्लेक्स नंबर था, कम्प्लेक्स नंबर को आपने क्या किया, पोलर फॉर्म में जब वो एक्सप्रेस कर दिया है। हमने अभी क्या सीखी थी, पोलर फॉर्म सीखी थी। तो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर था, जी इक्वल था -√3 माइनस अयोटा के। तो इस कम्प्लेक्स नंबर को हमने पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया और इसकी पोलर फॉर्म ये आ गई। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए या कोई MCQs वगैरह कि जिसमें जो है वो आपके पास जो है वो कार्टेशियन फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर्स की, तो आपने उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको आर और थीटा चाहिए होंगे, दो ही चीज़ें चाहिए, आर और थीटा। आर और थीटा आप फाइंड कर लेंगे तो आपके पास जो वो पोलर फॉर्म बन जाएगी कम्प्लेक्स नंबर्स की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल आर्गूमेंट। जैसे मैंने आपको बताया जनरल आर्गूमेंट क्या होता है, ARG वाला, जिसको हम ये डिनोट करते हैं, ठीक है। और प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होता है, इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उन लिमिटेशंस को पढ़ेंगे। और प्रिंसिपल आर्गूमेंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ARG से, ठीक है। स्मॉल फर्स्ट जो लेटर होता है A वो कैपिटल होता है, ठीक है, बाकी लेटर जो है वो स्मॉल ही होते हैं, लेकिन जनरल आर्गूमेंट का फर्स्ट लेटर जो होता है वो स्मॉल होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, प्रिंसिपल आर्गूमेंट पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रिंसिपल आर्गूमेंट। प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या है, द सिंबल ARG ऑफ G एक्चुअली रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ वैल्यूज। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ वैल्यूज को। बट द आर्गूमेंट थीटा ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट लाइज इन द इंटरवल, इस इंटरवल में अगर थीटा लाई कर रहा है, कौन सा इंटरवल है, -π लेस देन थीटा एंड थीटा लेस देन और इक्वल टू पाई। अगर आपके पास जो थीटा है इस इंटरवल में लाई करता है तो वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास प्रिंसिपल वाली होगी, ठीक है। ये आपके पास उसने क्या बोला है, जो थीटा होती हैं, थीटा यानी कि आर्गूमेंट, आर्गूमेंट ऑफ जी, ये क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं। सेट ऑफ वैल्यूज़ इसको क्यों बोला जाता है, लाइक आप कह सकते हैं कोई एंगल आया है थीटा π/2, 3π/2, 5π/2, तो ये क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं। ये सारी की सारी क्या है, देखें एक यहाँ पे 90, यहाँ पे -90, फिर π/2, फिर 7π/2, इस तरह से ये क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं। लेकिन प्रिंसिपल
वैल्यूज़ कौन सी होंगी, प्रिंसिपल वैल्यू वो होगी जो इस इंटरवल में लाई करेगी, इस इंटरवल से बाहर ना हो। इस इंटरवल से बाहर होगी तो हमें उस वैल्यू को इस इंटरवल में लाना होगा, तभी वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट बनेगा। ठीक है, अगर कोई वैल्यू जो है इस इंटरवल से बाहर चली जाए, यानी कि पाई से बड़ी हो जाए या माइनस पाई से बड़ी हो जाए, तो वो वैल्यू एक्चुअली इस इंटरवल से बाहर चली जाएगी, तो वो वैल्यू जो है फिर वो वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू नहीं रहेगी, वो जर्नल आर्गूमेंट हो जाएगा ना, प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं रहेगा। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड करने के लिए हमें उस इंटरवल के अंदर आना पड़ेगा, यानी कि जो थीटा होता है, जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, वो बेसिकली क्या होती है, यूनिक वैल्यू होती है। ठीक है, यूनिक वैल्यू होती है। यूनिक वैल्यू किस तरह से होती है, जैसे आपको मैंने थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये इसमें से सिर्फ π/2 है जो इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है, यानी कि थीटा की जो वैल्यू है π/2, वो सिर्फ ऐसी वैल्यू है जो कि क्या है, जो इस इंटरवल के अंदर लाई कर रही है, और यही वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट है। बाकी वैल्यूज़ प्रिंसिपल आर्गूमेंट में नहीं होती, यानी कि सिर्फ यूनिक वैल्यू होती है प्रिंसिपल आर्गूमेंट में, बाकी वैल्यूज़ नहीं होंगी। बाकी यूनिक तो नहीं है ना, यूनिक वैल्यूज़ तो तब भी होती हैं जब आपका एक ही वैल्यू हो, वही यूनिक होती है ना, लेकिन एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होते हैं तो फिर तो यूनिक सोल्यूशन नहीं होता ना। ठीक है, तो इसको हम मज़ीद देखेंगे क्वेश्चंस में, तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी प्रिंसिपल आर्गूमेंट की। थोड़ा सा डायग्राम से भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको ये बात। आप देखें, एक मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, g = -1 + √3 आयोटा। ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम इसके पॉइंट देखते हैं तो इसके पॉइंट क्या आते हैं, -1 और √3। ठीक है, इसके ये वाले पॉइंट आते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आप इसका थीटा कैलकुलेट करें तो इसका थीटा क्या आएगा, थीटा = tan इनवर्स ऑफ y/x। y आपके पास क्या है, √3 है, √3/-1, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, -π/3 आ जाता है। तो थीटा आपके पास क्या आ गया, थीटा जो आ रहा है वो आपके पास नेगेटिव, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, या नेगेटिव साइड से देखें तो नेगेटिव साइड पे यहाँ पर आ रहा है। बेसिकली यहाँ पर आपके पास थीटा आ रहा है -π/3। लेकिन अगर हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो इसकी डायग्राम ड्रॉ कर, यानी कि इस पॉइंट को अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं प्लेन में, इस पॉइंट को अगर हम प्लेन में ड्रॉ करते हैं, तो एक्स एक्सिस क्या है, -1 है, तो मैं कहती हूँ यहाँ पर -1 आ रहा है, और वाई एक्सिस आपके पास क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इनके √3 है, तो मैं कहती हूँ यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर पॉइंट बन रहा है, दिस वन। ठीक है, ये जो रेड कलर का आपको एरो नज़र आ रहा है, ये क्या बता रहे हैं, पॉइंट को बता रहे हैं। पॉइंट आपके पास ये वाला है, दिस वन। तो ये जो पॉइंट आपने जब ड्रॉ किया है, तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट पे आ रहा है, जबकि एंगल आपने कैलकुलेट किया है तो वो जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, या नेगेटिव साइड से देखें तो नेगेटिव साइड पे जो यानी कि नेगेटिव साइड वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाता है ना। ठीक है, तो ये फिर प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं है, ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं है। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी कि उसके जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे ड्रॉ रहे हैं, वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो रहे हैं, लेकिन एंगल जो हमने थीटा निकाला है वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये इसके जब वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं है। अब हमने प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना है। अगर थीटा लाइक और, यानी कि अगर हम पॉइंट को जब वो स्केच करें और वो पॉइंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा हो, और एंगल जो है वो कुछ मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए, तो हमने क्या करना है, ये जो एंगल आया है इसमें आप पाई को ऐड कर दें, इसमें क्या करें, पाई को ऐड कर दें, यानी कि किस तरह से करना है, थीटा = पाई को ऐड करना है, पाई प्लस सॉरी पाई माइनस, या आप इस तरह से समझ लें, -π/3 + पाई, क्योंकि पाई को आपने ऐड करना है ना, तो प्लस पाई कर दें, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2π/3। अब ये जो 2π/3 आया, ये वाला एंगल आ गया, दिस वन, ये आपके पास 2π/3 एंगल आ गया, और ये जो एंगल आया ये आपके पास क्या है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट है। ठीक है, ये आपके पास अब क्या आ गया, प्रिंसिपल आर्गूमेंट आ गया है। अब इसी तरह से अगर हम g ले लेते हैं, g = -1 - √3 आयोटा। ठीक है,
तो यहाँ पर पॉइंट क्या बन जाएंगे, -1 और -√3 बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम थीटा निकालेंगे ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। तो इसके पॉइंट्स अगर ड्रॉ करते हैं तो मैं कहती हूँ कि यहाँ पे -1 आ रहा है, दिस वन यहाँ पे, तो ये बन गया। और -√3 यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस पे, तो मैं कहती हूँ यहाँ पर आ गया। ये जो आपके पास पर्पल कलर का एरो नज़र आ रहा है, ये पॉइंट बन रहा है बेसिकली, यहाँ पर पॉइंट बन रहा है। ये एरो जो है इस पॉइंट की पोजीशन बता रहा है। तो ये पॉइंट क्या बन गया, -1 और -√3। ये पॉइंट हमने प्लॉट कर लिया। ये यहाँ पर एंगल कहाँ पे बन रहा है, एंगल बन रहा है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट पे, यानी कि ये वाला सारा एंगल बन रहा है, ये बन रहा है थीटा, ये सारा एंगल बन रहा है। अब हम थीटा अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y/x। y आपके पास क्या है, -√3 है, और x क्या है, -1 है, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, tan इनवर्स भी लिखना था, tan इनवर्स ऑफ -√3 ओवर -1, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ √3 बच जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ √3 का आंसर आपके पास क्या आता है, π/3 आता है। यानी कि ये जो थीटा आपके पास निकला है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकला है, जबकि आपका जो पॉइंट है वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, फिर इस पॉइंट को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, π/3 में से माइनस कर देंगे, पाई को माइनस कर देंगे। पाई को माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाला पॉइंट निकल आएगा। तो ये पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, -2π/3 थीटा। थीटा की वैल्यू मतलब आ जाएगी -2π/3। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके पास एंगल क्या आया था, π/3 आया था, तो आपने -π क्यों किया है थीटा कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट कैलकुलेट करने के लिए। आप इसको इस तरह से समझें कि आप इसको सीधी साइड समझ लें, यानी कि पॉजिटिव एक्सिस वाली साइड, यानी कि इसको पाए समझ लें, इसको पाए समझ लें। तो इसको जब आप पाए समझेंगे, आपने निकालना है एंगल इतना, तो पाए में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे π/3, ठीक है। पाए में से, क्योंकि आपने इतना एंगल कैलकुलेट करना है ना, तो पाए में से ये जो एक्स्ट्रा वाला एंगल है, दिस वन, ये शेडेड एरिया जो है दिस वन, ये आपने निकालना है ना, ये वाला एरिया आप निकालेंगे तो ये वाला पीछे बचेगा, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2π/3 आ जाएगा। लेकिन ये जो नीचे वाली साइड है, यहाँ पे पाई क्या होता है, नेगेटिव होता है, -π होता है, तो माइनस साइन लगा दें, तो ये माइनस वाला एंगल आ जाएगा। बात समझ आ रही है, यानी कि माइनस आप लास्ट पे लगा दें, आप कॉन्सेप्ट एक ही रख लें, माइनस साइन बाद में लगा लें, एंगल को देख लें कि ये नीचे वाली साइड है, यानी कि अपर हाफ प्लेन है या लोअर हाफ प्लेन है, ठीक है, इस तरह से देख लें। अब आपको एक रट्टा मार वाला कॉन्सेप्ट देती हूँ जो आपको हमेशा याद रहेगा, जो भूलेगा नहीं। अब देखें, इसका मैं रट्टा मार वाला कॉन्सेप्ट देने लगी हूँ। अगर आपके पास, अगर आपने प्रिंसिपल आर्गूमेंट कैलकुलेट करना हो, सबसे पहले आप जनरल आर्गूमेंट लगा लें, थीटा इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ जी, ठीक है, जो भी आपके पास थीटा आएगा, ठीक है। उस थीटा को आपने क्या करना है, आपने प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना है, यानी कि ARG, प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जी आपने निकालना है। तो आप क्या कर दें, अगर थीटा जो है वो यानी कि जो पॉइंट बन रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो सबसे पहले आप पॉइंट बना लेना, ठीक है, प्लेन में, कम्प्लेक्स प्लेन में। तो पॉइंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है, ठीक है, थीटा का आंसर जो भी आया, पॉइंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो आप क्या कर दें, पाई माइनस थीटा कर दें, पाई माइनस थीटा कर दें। लेकिन अगर क्या कर रहा है, अगर जो पॉइंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अगर पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करें, थीटा कैलकुलेट करें, यानी कि थीटा इसको जो जनरल आर्गूमेंट निकलेगा, जो भी वैल्यू निकलेगी वो आप कैलकुलेट कर लें। प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना है आपने, तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जी इक्वल किसके आएगा, माइनस साइन लगाएं,
माइनस इंटू पाई माइनस थीटा कर लें। एक माइनस साइन हमने बाहर लगाया, एक जब वो बाकी कॉन्सेप्ट ऊपर वाला लिखा है इनके सेकंड क्वाड्रेंट वाला। तो ये माइनस साइन ओपन होके क्या बना देगा, माइनस पाई प्लस थीटा, या आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो ये जो है ये आप कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ये याद रखने के लिए कॉन्सेप्ट है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई कर रहा हो तो आपने पाई माइनस थीटा करना है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कर रहा हो तो पाई माइनस थीटा तो करना है, लेकिन बाय एक माइनस साइन भी लगाना है, ठीक है। बाकी अगर पॉइंट जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जो भी एंगल आएगा वही आपके पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा। अगर पॉइंट जब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तब भी जो भी थीटा का आंसर आएगा, थीटा का आंसर जो भी आए वही आपके पास क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा, ठीक है। लाजमन वही आपके पास आंसर होगा। तो ये आपके पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट के रूल्स मैंने बता दिए हैं और आपको बड़ा डिटेल में बता दिया प्रिंसिपल आर्गूमेंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हम देखने लगे हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होती है कम्प्लेक्स नंबर्स की। आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखते हैं। जी1 इक्वल्स टू जी1 आपके पास है, यानी कि पोलर फॉर्म में हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखनी है पोलर फॉर्म में, ठीक है। हम जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो देख चुके हैं कार्टेशियन फॉर्म में, पोलर फॉर्म में हम देखने लगे हैं। पोलर फॉर्म में आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जी1 इक्वल्स टू r1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, एंड जी2 आपके पास क्या है, जी2 इक्वल्स टू r2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ये आपके पास क्या है, दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं पोलर फॉर्म में, वेयर थीटा 1 एंड थीटा 2 आर एनी आर्गूमेंट, कोई भी आर्गूमेंट है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट है या जनरल आर्गूमेंट है, कोई भी आर्गूमेंट हो सकता है। आप जी1 एंड जी1 और जी2 के जो है थीटा 1 और थीटा 2 जो हैं वो दो आर्गूमेंट हैं, चाहे वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट हो चाहे वो जनरल आर्गूमेंट हो। तो आपने इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, जी1 और जी2 को सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे। रियल वाले पार्ट को कॉमन ले लेंगे, इमेजिनरी वाले पार्ट को अलग से कॉमन ले लेंगे। उसके बाद आपके पास क्या फॉर्म बन जाएगी, ये वाली फॉर्म बन जाएगी, कॉस ऑफ थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। तो ये जो है, ये जो फॉर्म है ये एडअप होगी, यानी कि ये आपके पास फॉर्मूला है बेसिकली कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो ये क्लोज होके क्या बन जाएगा, क्लोज होके कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बन जाएगा, ठीक है। प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2। तो ये फार्मूला आपके पास क्लोज हो जाएगा। साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा आपने फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला में बोलने लगी हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल था साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये फार्मूला क्लोज होके साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बन जाएगा, ठीक हो गया। तो यानी कि ये जी1 और जी2 का मल्टीप्लिकेशन हो गया दिस वन। अब डिवीजन की बात कर लेते हैं। डिवीजन में जी2 हमेशा जो है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि नॉन जीरो होगा, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जीरो होगा तो ऑब्वियसली डिवीजन पॉसिबल नहीं है ना, अनडिफाइन हो जाता है। तो इनकी डिवीजन आपके पास क्या आएगी, r1 ओवर r2 इक्वल आएगा। आप जिस तरह से डिवाइड करते हैं, यानी कि जो आपके पास जो डिनोमिनेटर वाली फॉर्म होगी, आपने उसको क्या करना है, सारा यानी कि रैशनलाइज वगैरह कर लेंगे। रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली नीचे वाली फॉर्म जो वो 1 बन जाएगी, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो ऊपर वाली जो टर्म बनेगी वो आपने सिंपली मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये वाली फॉर्म बनेगी कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। तो ये एडअप होके आपके पास बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। आप सोच रहे होंगे माइनस आ गया, ऊपर प्लस था, तो वो यहाँ पे माइनस साइन था, यहाँ पे प्लस साइन है। साइन चेंज होने की वजह से फार्मूला चेंज हो गया है। यही वाला फार्मूला माइनस साइन के साथ, यानी कि कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल है किसके, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के साथ, प्लस अयोटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा साइन थीटा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2।
तो ये फार्मूला क्लोज होके साइन ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू बन जाएगा, ठीक है। तो इस फार्मूले को भी मैं बोलने लगी हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये आपके पास क्या है, दो कम्प्लेक्स नंबर्स की पोलर फॉर्म में डिवीजन आ गई है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमने पढ़ ली, ये आप खुद बना सकते हैं ये सारी फॉर्म, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके। मैंने फार्मूलाज इसलिए आपको बताए हैं कि फार्मूलाज आप यूज़ करेंगे तो ये आपके पास सारी की सारी फॉर्म बन जाएंगी, ठीक हो क्या। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। क्या है, जनरल आर्गूमेंट है G1 G2 का, ये इक्वल होता है आर्गूमेंट ऑफ G1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ G2 के। यानी कि आर्गूमेंट ऑफ G1 G2 को आप अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इनको सेपरेट करके लिख सकते हैं आर्गूमेंट ऑफ G1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ G2 के। और अगर आर्गूमेंट ऑफ G1 G2 क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं आर्गूमेंट ऑफ G1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ G2। ये आपके पास क्या है, जनरल आर्गूमेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको फार्मूलाज बताए हैं कॉस के और साइन के, तो ये आपके पास इस तरह से फार्मूलाज लिखे हुए हैं ए और बी की फॉर्म में। मैंने आपको अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में बताया, एक ही बात है। तो ये फार्मूलाज आप इधर से नोट डाउन कर सकते हैं और याद कर सकते हैं, जो कि हमने कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में यूज़ किए हैं। ये चार फार्मूलाज हैं, ठीक है। ये चारों फार्मूलाज हमने यूज़ किए हैं वहाँ पर, आप इसको नोट कर सकते हैं और ख़ुद मल्टीप्लाई और डिवाइड करके चेक कीजिएगा कि पोलर फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। बनती है डेफिनेटली, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा, आप बल्कि प्रैक्टिस कीजिएगा ना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, आर्गूमेंट आपने कैलकुलेट करना है आर्गूमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट एंड ऑफ अ क्वोशंट। यानी कि आपने अभी आर्गूमेंट के फार्मूलाज देखे हैं, आर्गूमेंट जो मल्टीप्लाई हो रहे थे दो कम्प्लेक्स नंबर और डिवीजन के, यानी कि प्रोडक्ट एंड क्वोशंट के आपके आर्गूमेंट के फार्मूलाज देखे हैं। तो आपने आर्गूमेंट आप कैलकुलेट कर लेने हैं। G1 आपके पास क्या है, आयोटा है, एंड G2 आपके पास क्या है, माइनस के रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा है। तो आर्गूमेंट ऑफ G1 आपके पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 आ जाएगा। G1 का आर्गूमेंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखें G1 आपके पास क्या है, G1 है आपके पास आयोटा है, तो आयोटा को आप लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा। तो यहाँ से आप x निकाल लें, x आपके पास 0 है और y आपके पास 1 है। तो आपने थीटा कैलकुलेट करना है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। तो ये आपके पास पाई बाय 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या गया, प्रिंसिपल आर्गूमेंट आ गया। और इसी तरह से आप थीटा 2 का कैलकुलेट करेंगे, तो थीटा 2 का आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 5 पाई बाय 6 आ जाएगा। दस द क्वोशंट एंड प्रोडक्ट एंड क्वोशंट आप देखेंगे G1 एंड G2 का जो है वो प्रोडक्ट देखें, प्रोडक्ट ले लें आप G1 और G2 का, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस के उल्टा 3 आयोटा, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे 1 और माइनस के उल्टा 3। इन पॉइंट्स को आप प्लेन पे ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं। इसी तरह से G1 और G2 का डिवाइड करेंगे, यानी कि इसका क्वोशंट लेंगे, तो आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे। आपके पास जो नंबर आएगा कम्प्लेक्स नंबर, आपके पास -1/4 माइनस के रूट ऑफ 3/4। तो यहाँ से आप पॉइंट्स बना सकते हैं। पॉइंट्स है आपके पास -1/4 और माइनस के रूट ऑफ 3/4, ये पॉइंट बन गए हैं, ठीक हो गया। अब देखिए आर्गूमेंट ऑफ G1 G2 किसके इक्वल आएगा। आप G1 का आर्गूमेंट आपके पास क्या है, पाई बाय 2 आया है, और G2 का आर्गूमेंट क्या आया, माइनस पाई बाय 6 आया है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस पाई बाय 3 आया। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ आ रही, ठीक है, मतलब इसका आर्गूमेंट माइनस पाई बाय 3 आया, इस तरह से नहीं आ रहा, तो आपने G1 G2 को जब मल्टीप्लाई किया था तो ये पॉइंट बना था, और इसके पॉइंट ये हैं। इस पॉइंट को आप प्लेन पे ड्रॉ करेंगे तो तब भी माइनस पाई बाय 3 आएगा। आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह से G1 और G2 की डिवीजन से आपके पास इसका आर्गूमेंट क्या आ गया, 4 पाई बाय 3। आर्गूमेंट क्या आ गया, 4 पाई बाय 3 आ गया। किस तरह से आया, आपने G1 का पॉइंट लिखा यानी कि पाई बाय 2। आपने पढ़ा था ना, आर्गूमेंट ऑफ G1 और G2 इक्वल है, यानी कि डिवाइड हो रहे हैं, तो वो किसके इक्वल होते हैं, आर्गूमेंट ऑफ G1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ G2। तो आर्गूमेंट ऑफ G1 क्या है, पाई बाय 2, माइनस साइन लगाया। आर्गूमेंट ऑफ G2 क्या है, माइनस पाई बाय 6 है, माइनस 5 पाई बाय 6 है। तो माइनस माइनस प्लस होंगे और इनका एलसीएम लेंगे तो आपके पास 4 पाई बाय 3 आ जाएगा। ये आपके पास इस तरह से आर्गूमेंट आ गया।
तो ये आपके पास प्रोडक्ट और क्वेश्चन के आर्गूमेंट थे। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इंटीजर पावर्स ऑफ जी की इंटीजर पावर्स। जी आपके पास क्या है, जी इक्वल है आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा के। और अगर हम जी की पावर्स लेते हैं, जी की पावर अगर हम 2 लेते हैं तो आर की पावर 2 हो जाएगी और थीटा जो है वो 2 टाइम ऐड हो जाएगा, यानी कि थीटा प्लस थीटा हो जाएगा और यहाँ पे भी थीटा प्लस थीटा हो जाएगा। तो ये आपके पास फाइनलाइज होकर क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ 2 थीटा। इसी तरह से अगर हम पावर 3 लेते हैं, क्योंकि उसने बोला है जी की पावर हमने क्या लेनी है, इंटीजर्स लेनी है। इंटीजर हमने टॉपिक ही ये है ना, ठीक है। तो हमने 2 एक इंटीजर था, 3 अगर हम लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, जी क्यूब इक्वल्स टू आर क्यूब इंटू कॉज ऑफ 3 थीटा। कैसे आएगा, देखिए कॉज ऑफ थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, 3 बार थीटा आएंगे तो 3 थीटा बन जाएगा। इसी तरह से प्लस अयोटा साइन थीटा आ जाएगा। अगर हम लेते हैं इसकी पावर नेगेटिव, यानी कि 1/जी स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं जी की पावर -2। -2 भी एक इंटीजर है, तो आर की पावर क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगा और कॉज ऑफ -2 थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ -2 थीटा, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। अब इसको अगर हम जर्नलाइज करते हैं तो ये आपके पास क्या फॉर्म बनेगी, इसको देख लेते हैं, यानी कि nth फॉर्म इसकी देख लेते हैं। nth फॉर्म इसकी क्या बनेगी, तो इसकी देखें nth टर्म आपके पास क्या है, जी रेज़ पर n इक्वल्स टू आर रेज़ पर n कॉज ऑफ n थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ n थीटा। अगर n 0 हो जाए तो जी नॉट इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है। जी नॉट इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। आप इसको देख भी सकते हैं, अगर जी की पावर 0 हो तो आर की पावर 0 हो जाएगी तो 1 आ जाएगा, आर की पावर 0 1, और कॉज ऑफ 0 1 आ जाता है, कॉस 0 1 होता है, ठीक है। प्लस अयोटा साइन 0 0 हो जाएगा, कॉस 0 1, तो ये टोटल कैलकुलेट होके 1 आ जाएगा, यानी कि जी नॉट आपके पास 1 आ जाता है अगर n इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, ठीक है। अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, पावर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अगर हम कम्प्लेक्स नंबर की पावर लेते हैं, जी आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है -√3 माइनस अयोटा, तो इसकी अगर हम पावर लेते हैं 3, यानी कि जी3 हमने अगर कैलकुलेट करना है, जी रेज़ पावर 3, तो उसके लिए सबसे पहले हमें आर कैलकुलेट करना है और थीटा कैलकुलेट करना है। और एन तो हमें पता है एन इक्वल्स टू 3 होगा, क्योंकि जी की पावर 3 हमने कैलकुलेट करनी है ना। तो आर अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, आर किस तरह से कैलकुलेट करना है, इसका आप मॉडल ले लें, ठीक है। मॉड आप इसका कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, यानी कि आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और थीटा आपने खुद इसका कैलकुलेट करना है, थीटा आप कैलकुलेट करेंगे तो 7π/6 आएगा, क्योंकि इसका थीटा मैं आपको कैलकुलेट करवा चुकी हूँ इसी वीडियो लेक्चर में, ठीक है, इससे पीछे। और एन आपके पास क्या है, ठीक है। तो वैल्यूज रिप्लेस कर दें इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले में, ये जो जनरल फॉर्म बनी है इसमें पुट कर दें। तो आर जी आपके पास क्या है, -√3 माइनस अयोटा, इसकी पावर आपने क्या कैलकुलेट करनी है, 3, तो पावर 3 ले ली, इक्वल किसके आएगा, आर क्या है, 2 है, 2 की पावर क्या है, एन है, एन यहाँ पे क्या है, 3 है। कॉस ऑफ एन की जगह 3 और थीटा की जगह थीटा की वैल्यू यानी कि 7π/3, तो 7π/3 लिख दिया, प्लस अयोटा साइन ऑफ 3 इंटू 7π/3 7π/6, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 की पावर 3 8 आ जाता है, कॉज ऑफ 7π/2 प्लस अयोटा साइन ऑफ 7π/2, इस तरह से आ जाएगा। और कॉज ऑफ 7π/2 आपके पास क्या होता है, 0 होता है, और साइन ऑफ साइन 7π/2 आपके पास क्या आ जाता है, -1 आता है। इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 इंटू 0 माइनस अयोटा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -8 अयोटा आ जाएगा, और यही आपके पास आंसर बन जाएगा इसका। आज के लेक्चर का हमारे पास लास्ट टॉपिक है डी मॉर्गन थ्योरम फार्मूला, ठीक है। डी मॉर्गन फार्मूला हमारे पास क्या है, when z equals to cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, वी हैव मॉड ऑफ z किसके इक्वल आता है, इक्वल्स टू आर एंड आर इक्वल्स टू 1, यानी कि मॉड ऑफ z अगर आप कैलकुलेट करें, ये जो z आपके पास गिवन है, z इक्वल है आर कॉस, z इक्वल है cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा के। अगर आप इसका मॉड कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा 1 होता है, और 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है, तो ये आपके पास 1 आ जाता है।
तो आपके पास ये फाइनलाइज फॉर्म क्या बनेगी, कॉज ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा की पावर अगर आप एन लें तो ये किसके इक्वल आ जाता है, कॉज ऑफ एन थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ एन थीटा। ये आपने याद रखना है कि ये आपके पास क्या है, डी मॉर्विल फॉर्मूला है, जो कि आप क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड डी मॉर्विल फार्मूला से रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखते हैं और लेक्चर को एंड करते हैं। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं डी मॉर्विल फार्मूला से रिलेटेड। आपको थीटा गिवन है, थीटा इक्वल है π/6, कॉस थीटा आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 एंड साइन थीटा आपके पास क्या है, 1/2 के इक्वल। ठीक है, तो एक्चुअली थीटा आपको गिवन था, थीटा से आपने कॉस निकाल दिया, कॉस ऑफ थीटा निकाल दिया और साइन ऑफ थीटा भी निकाल दिया। ठीक है, तो अब देखें डी मॉर्विल फॉर्मूला क्या था। डी मॉर्विल फॉर्मूला था आपके पास कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा होल स्क्वायर और होल पावर एन इक्वल किसके है, कॉज ऑफ एन थीटा के प्लस अयोटा साइन ऑफ एन थीटा के। अब यहाँ पे जो कम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, ये वाला है। इस कम्प्लेक्स नंबर से आपने थीटा कैलकुलेट किया था, थीटा आपके पास क्या आ गया था, π/6 आ गया था। कम्प्लेक्स नंबर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस 1/2 अयोटा, होल पावर क्या है 3 है। तो डी मॉर्विल होल पावर 3 है, यानी कि एन क्या है आपके पास यहाँ पे 3 है। कॉज ऑफ 3 थीटा, एन की जगह 3 पुट कर दिया, प्लस अयोटा साइन ऑफ 3 थीटा इक्वल किसके होगा, कॉज ऑफ 3 थीटा की जगह थीटा की वैल्यू यानी कि π/6 प्लस अयोटा साइन ऑफ 3 इंटू π/6। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, कॉज ऑफ π/2 प्लस अयोटा साइन ऑफ π/2। तो कॉज ऑफ π/2 0 हो जाता है, प्लस साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो अयोटा आ जाएगा। तो ये फाइनलाइज होके आपके पास आंसर आ जाएगा अयोटा। ठीक है, तो ये आपके पास डी मॉर्विल फॉर्मूले से रिलेटेड हमने एक एग्जांपल देख ली है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।